डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 2। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन करेंगे। कलम निकालिएगा और मेरे साथ डिस्कशन शुरू करें। डियर स्टूडेंट्स, हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट पे डिस्कशन किया हुआ है। वहाँ पर आपसे यूनिट ऑफ रेट के बारे में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़, या वहाँ जो एमसीक्यूज़ है वो आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द कि कौन कौन से रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस होंगे। ठीक है जी। आज जो है वो है आपके पास रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहला जो लेक्चर होगा वो रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, या रेट लॉ इक्वेशन, इन पर मुश्तमिल होगा। और अगला जो होगा वो हमारा इंशाल्लाह डिस्कशन होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, तो चलो जी, पहले हम डिस्कशन करेंगे। तो किस चीज़ का डिस्कशन करेंगे? रेट लॉ का डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइएगा और हेडिंग में लगाएं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या हेडिंग लगाएं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको क्या बताएगा? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअली आपको रेट ऑफ रिएक्शन and the concentration of reactant that are taking part in a chemical reaction के concentration और rate of reaction के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, यानी ये आपको डिपेंडेंसी बताएगा। किस चीज़ का? ROR मीन्स ये आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंसी बताएगा। किस चीज़ पर? वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें बताएगा, क्या बताएगा? अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आपने ये अपने साथ नोट करना है, बाकी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेट लॉ है ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेगे एंड गोल्डबर्ग ने जो दिया था, वो लॉ ऑफ मास एक्शन से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में हम एक केमिकल इक्वेशन को देख के लॉ ऑफ मास एक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन लिखते थे। यहाँ पर ये प्योरली आपके पास क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा। प्योरली एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रिएक्टेंट ए है और यहाँ ये रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्शन करता है। एज ए रिजल्ट क्या मिलता है? एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर होगा। रिएक्टेंट पर आपका पूरा का पूरा क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। ठीक है जी। अब ए एक रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है, आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि व्हाट डज मीन बाय द एक्सपेरिमेंटल, कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, गौर कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैंने ऐसे किया, मैंने ए के लिहाज से यानी ए के कंसंट्रेशन के लिहाज से मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहता हूँ, यानी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, with respect to A, with respect to मैं देखना चाहता हूं, किस चीज को देखना चाहता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन को। और यहां पर B को मैंने कांस्टेंट रखा, यानी B के कंसंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट रखा। ठीक, अब ये मैं एक्सपेरिमेंटली कर रहा हूं, ये मैं लेबोरेटरी के अंदर कर रहा हूं। जैसे मैंने A के कंसंट्रेशन को डबल किया, A के कंसंट्रेशन को मैंने क्या किया? A के कंसंट्रेशन को मैंने जैसे डबल किया, ए के कंसंट्रेशन को मैंने क्या किया? डबल किया। तो एक्सपेरिमेंटली जब मैंने देखा तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, बी डबल हो गया। तो मैंने यहां पर एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन लिखना चाहा, और मैंने एक्सप्रेशन ऐसे लिखना चाहा कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR विद रिस्पेक्ट टू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। यानी यहां पर मेरे पास जो पहला इक्वेशन है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर कलर चेंज इस तरह से, ये मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और पहला इक्वेशन जो मैंने यहां लिखा है वो मैंने ये लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। और ये चीज़ मैंने कहाँ से अखज़ की है? ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली लेबोरेटरी से अखज़ की है विद रिस्पेक्ट टू द ए। और जब मैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जब मैं ए के कंसंट्रेशन को डबल कर रहा था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा था। जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को
3 टाइम इंक्रीज कर रहा था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम इंक्रीज हो रहा था। इट मींस कि इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और मैं फिर से कहता हूं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। यहां पर आप खुद से केमिकल इक्वेशन को देख के आप नहीं लिखेंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे जी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने बी का कंसंट्रेशन डबल किया, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जैसे मैंने बी का कंसंट्रेशन डबल किया, मैं केमिकल इक्वेशन को नहीं देख रहा हूं, बी रिमेंबर, मैं केमिकल इक्वेशन को नहीं देख रहा हूं, मैं लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। इस पॉइंट पर आप लोग कहेंगे सर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आगे मैंने जो डिफिनीशन करना है ना वो लॉ ऑफ मास सेक्शन की तरह है। तो आप लोग कहेंगे कि लॉ ऑफ मास सेक्शन तो थ्योरेटिकल था, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। यहां पर जो चीज आपने लिखनी है वो एक्सपेरिमेंट को देख के आपने इक्वेशन बनाने हैं। चलो जी, जैसे मैंने इसको डबल किया तो मेरे पास ROR ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। कितना टाइम इंक्रीज हो गया? 4 टाइम वो इंक्रीज हो गया। अच्छा जी, वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने एक्सपेरिमेंट से ये अखज़ किया कि ROR विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन के स्क्वायर ऑफ बी, कंसंट्रेशन के स्क्वायर, यानी ए की पावर स्क्वायर, ए का हमने एक्सपोनेंट बनाना है। एक्सपोनेंट क्या लेंगे? 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ये बात आ गई कि जैसे हमने बी के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हुआ। इट मींस कि इसके साथ सिंपल डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ये स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन है। कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग कहेंगे सर आपने तो यहां इसको देख के 2 लगाया है, मैंने इसको देख के 2 नहीं लगाया है, मैंने एक्सपेरिमेंट को देख के 2 लगाया है। मैंने किस चीज़ को देख के 2 लगाया है? एक्सपेरिमेंट को देख के 2 लगाया है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ROR है, यहाँ पर भी ROR है, सेम केमिकल रिएक्शन है, तो इसको मैं थोड़ा सा कंबाइन लिखता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा कि ROR फॉर दिस केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of A and concentration of B की पावर 2, यानी विद रिस्पेक्ट टू B इसका डबल रिलेशन है, विद रिस्पेक्ट टू A इसका सिंगल रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूफ किया। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं। सो ROR इज इक्वल टू K, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A और साथ में क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फाइनल इक्वेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां फाइनल इक्वेशन के सामने मैं कुछ कहने जा रहा हूं। फाइनल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। इसको आप क्या बोलेंगे? रेट इक्वेशन, या इसको आप रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको आप क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आप इसको बोलते हैं, या रेट इक्वेशन भी आप इसको बोलते हैं। दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये भी लिख लेता हूं, दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है। दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है कि केमिकल एक्सप्रेशन क्या होगा या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। समझ रहे मेरी बात को? सो ये था रेट लॉ। ये क्या था? रेट लॉ। अब एक डिफिनीशन करवाता हूं और गौर से सुनिएगा कि रेट लॉ का स्टेटमेंट क्या है। रेट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to its powers, raised to its powers, raised to its powers। लेकिन पावर्स क्या है? स्पेसिफिक पावर है। स्पेसिफिक पावर का क्या मतलब है? वो पावर जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए हैं। यहां पावर 1 है, एक्सपेरिमेंटली डायरेक्ट रिलेशन आ रहा था। यहां पावर 2 है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा था। स्पेसिफिक कोएफिशिएंट्स
यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आपने लास्ट मास सेक्शन में पढ़ा था कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट। नो, रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट नहीं, रेज टू पावर स्पेसिफिक एक्सपोनेंट्स। और ये स्पेसिफिक एक्सपोनेंट्स कहाँ से आएंगे? एक्सपेरिमेंट से आएंगे। कहाँ से आएंगे? एक्सपेरिमेंट से आएंगे। कभी भी आप किसी केमिकल इक्वेशन के एक्सपेरिमेंटल डेटा के बगैर आप उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख ही नहीं सकते। ये एक्सपेरिमेंट से आएगा। कहाँ से आएगा? एक्सपेरिमेंट से आएगा। चलो जी, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। ये एक्सप्लेनेशन का हेडिंग मैंने इस स्लाइड पर लगाया है और ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने किया है। प्लीज़ इसके नोट्स अपने हाथ के बनाएं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे है रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसका स्टेटमेंट अभी आपके सामने आ चुका है। हेडिंग लगाइएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल उस रिएक्शन के लिए जो मैंने लिखा कि ROR इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 एंड दिस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस कॉल्ड व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रेट लॉ। ये किस चीज का स्टेटमेंट है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रेट लॉ। ये किस चीज का स्टेटमेंट है? रेट लॉ का ये स्टेटमेंट। ओके जी, ये रेट लॉ का स्टेटमेंट। कैसे होगा? द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। मैं इस कोएफिशिएंट की बजाय क्या लिखने जा रहा हूं? मैं इस कोएफिशिएंट की बजाय लिखने जा रहा हूं कि रेज्ड टू पावर देयर एक्सपोनेंट, देयर स्पेसिफिक एक्सपोनेंट, raised to power their specific exponent। क्या? exponent that is determined experimentally or determined by experiment। सही हो गया? चलो जी, अब जस्टिफिकेशन है। ये जस्टिफिकेशन इसका है, आपके बुक में भी ये मौजूद है और मैं यहाँ पर इसका जस्टिफिकेशन कर देता हूँ। इन ऑर्डर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, ये आपके पास ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। रिएक्शन, इसका जस्टिफिकेशन है रेट लॉ एक्सप्रेशन का, इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म किए गए हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर परफॉर्म किए गए हैं। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, आसान है कि यहाँ पर सीरीज़ नंबर 1 में जो ये भी रिएक्टेंट है, ये देखो ये रिएक्टेंट है और ये भी आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्टेंट को यानी NO2 को कांस्टेंट लिया गया है, जबकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा रहा है। जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब था तो रेट ऑफ रिएक्शन था 0.005 था। कितना था? 0.005। अब इसको कांस्टेंट रखते हैं जिस तरह मैंने B को कांस्टेंट रखा था, आसान है जी। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल किया गया। क्या किया गया? डबल किया गया। जैसे डबल किया गया तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी 0.005 से 0.01 यानी डबल हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिमिलरली फिर यहां पर जब और डबल किया गया यानी मतलब इंक्रीज करता रहा तो साथ साथ में क्या इंक्रीज होता रहा? साथ साथ में यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता रहा? इंक्रीज होता रहा। जब ये इसमें 0.18 करता रहा तो यहां पर ये भी इंक्रीज होता रहा, ये भी इतना ही इंक्रीज होता रहा। ठीक है, मतलब यहां पर इसको 0.1 यानी 0.1 है, इसके साथ 0.18 किया गया तो 0.1 इसमें इंक्रीज किया गया। तो अगर इसके साथ भी 0.1 हम ऐड करेंगे तो इसके साथ भी ये क्या मतलब ये डायरेक्ट डबल किया गया तो यहां पर ये भी डायरेक्ट किया गया है, डबल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सीरीज 1 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से ये पता चला। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे चलेंगे तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर अगर आप आ जाएं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अगर हम ऐसे करें, गौर कीजिएगा
गौर कीजिएगा प्लीज़। ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ये किया है, ये आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपके पास किया है, ये आपके पास किया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन वही रखा गया है 0.1, और यहाँ पर भी 0.1 है, लेकिन ये 0.1 से बढ़ा के डबल करके 0.2 किया गया है, डबल किया गया है। क्या किया गया है? डबल किया गया है। ज़रा सा अब इसको ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली रीड करें, वर्टिकली नहीं, अब हॉरिजॉन्टली रीड करें। सही है। यहाँ पर यानी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन वही है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बड़ा किया गया है, यानी डबल किया गया है। जैसे डबल किया गया है तो इन दोनों को देखो, ये तो सेम है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन तो सेम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जैसे बड़ा किया गया है तो ये 0.005 से लेकर 0.1, यानी ये भी डबल हो चुका है। ये भी क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। और इस तरह से हॉरिजॉन्टली अगर आप रीड करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा कि ROR फॉर दिस स्पेसिफिक रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इसको अगर हम एक ही इक्वेशन में लिखेंगे, सो ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट में 1 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के साथ। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करता चला जाऊं तो आपके पास हो जाएगा कि ROR इज इक्वल टू K। व्हाट इज K? यहाँ से MCQs आता है, यहाँ से MCQs आता है, तो यहाँ पर MCQs आपने सीखना है। इज इक्वल टू K, यहाँ पर हमने K लगा लिया, और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये है, ये क्या है? ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस स्पेसिफिक रिएक्शन। तो अगर आपसे MCQs में इस तरह से डेटा दिया जाए और आपसे कहा जाए 4 ऑप्शन गिवन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल इक्वेशन लुकिंग टू द केमिकल डेटा या लुकिंग टू द एक्सपेरिमेंटल डेटा, What is K? K is called specific rate constant. इसको क्या बोला जाता है? What is K? K is called rate law expression constant. What is K? K is called rate law expression constant. K जो है वो rate law expression constant. K क्या है जी? रेट लॉ एक्सप्रेशन कांस्टेंट। ये क्या हो गया? वापस आ जाओ जी, वापस आ जाओ। शाबाश, अच्छा, वेरी गुड। K क्या है? K रेट लॉ एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पर अब आपने आज किया सीखा, MCQs के लिए आपने किया सीखा कि जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसको एक्सपेरिमेंटली लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप MCQ ज़्यादा लिखवाया करें। देखो लेक्चर आप समझे, MCQs आप खुद कर सकते हैं ना, हज़ारों बुक अवेलेबल हैं, मैं आपको बताता भी हूँ कैसे MCQs बनाता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हैं? आप एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, क्या वो कोएफिशिएंट होता है? नहीं, वो थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंट से आया हुआ एक्सपोनेंट होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप डिफाइन कैसे करते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिखते कैसे हैं? सही है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर K कौन है? ये आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K ये आ चुका है। अब जी स्टूडेंट्स, अब जरा सा गौर करें प्लीज। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। ये क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और इसके यूनिट से MCQs आते हैं। फ्रॉम यूनिट्स, इसके यूनिट से क्या आते हैं? MCQs आते हैं। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है जी। इसके नोट्स मेरे पेज पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ विजिट करें और फिर वहाँ पर आपको पेज पर वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। खुद आप बना भी सकते हैं मेरे साथ। अच्छा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट MCQs भी इससे आता है। देखो स्पेसिफिक का वर्ड जहाँ पर यूज होता है ना, तो वहाँ एवरीथिंग इज बिकम वन। Everything is become one, यानी जहां पर आपके पास स्पेसिफिक का वर्ड यूज हुआ तो हर एक चीज एक हो जाता है। क्या मतलब है? कंसंट्रेशंस 1 हो जाते हैं, 1 मोल,
1 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कंसंट्रेशन सब कुछ 1 हो जाता है। ठीक है जी। अब ऐसे है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं, यानी मतलब हर एक चीज़ 1 करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, आर ओ आर इज इक्वल टू के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैं यहाँ लिखता हूँ m और यहाँ लिखता हूँ n। ये क्या है? These are the coefficients that are determined experimentally. These are the exponents that are determined experimentally. These are the exponent, ये क्या है आपके पास? एक्सपोनेंट है, that are determined experimentally. एक्सपेरिमेंटली, जो कि एक्सपेरिमेंटली मालूम की जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि लेट से ये जो m है और n है, m की वैल्यू भी 0 के बराबर है, यानी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड नहीं करता। n की वैल्यू भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन b के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो जब हम यहां पर पुट करेंगे, सो आर ओ आर विल बी इक्वल टू द के, और यहां पर हो जाएगा m 0 और यहां पर हो जाएगा n 0। सो आर ओ आर विल बी इक्वल टू द के, यहां पर है कंसंट्रेशन 1, यहां पर है कंसंट्रेशन 1। ठीक है। सो आर ओ आर विल बी इक्वल टू द के। व्हाट इज के? अब इस केस में के किया है, इस केस में के किया है, मैंने एक वर्ड, ये वर्ड यूज किया था, इस केस में ए किया है, के किया है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने कहा जहां स्पेसिफिक का वर्ड यूज हो जाए वहां सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 मोल, 1 लीटर, सब कुछ इस तरह से, 1 डिग्री, 1 सेल्सियस, 1 केल्विन, सब कुछ 1 हो जाता है। ठीक है, ये आसान ट्रिक है। अब ये है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हाउ यू कैन डिफाइन द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ यू कैन डिफाइन इट? अब आप डिफिनेशन इसका कैसे करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन इट? नोट्स आएंगे, बनाएंगे जी, सीखो। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर टेकन यूनिटी, टेकन यूनिटी। या क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा? तब जब सारे के सारे कंसंट्रेशन यूनिटी हो। एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज है, आपसे पूछते हैं। अच्छा जी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को एक और अंदाज में भी डिफाइन किया जा सकता है। Specific rate constant is the rate of reaction when the rate of reaction does not depends upon the concentration of reactants. MCQ से, ये भी MCQ से, दोनों डिफिनेशन मैंने लिखे हैं, आप नोट्स बनाएंगे। लेकिन मैं समझाता हूं क्या यहां रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, चलो इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अब यहां पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट आर टेकन एज अ यूनिटी। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की। अच्छा, और the rate of reaction when ROR become independent of the concentration of reactant, यानी specific rate constant will be called as the rate of reaction। ये rate of reaction होगा, लेकिन तब होगा जब rate of reaction concentration of reactant का independent हो, concentration of reactant का क्या हो? independent हो। ठीक है, ये दोनों डिफिनेशन अपने नोट्स में लिखिएगा, मैंने आपको समझा दिया, आसान टॉपिक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा जी, ये ए है, बी में कन्वर्ट होता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ROR लिखेंगे, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से कुछ वैल्यू आएगा, मैंने अभी आपके सामने लिखा, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट से कुछ वैल्यू आएगा। M and N डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ओके, वो तो हमें पता है। इफ
m is equal to 0 and n is equal to 0. So ROR will be written as, yes, ये 1 है, so K will be equal to the rate of reaction. ये डिस्कशन में अभी कर चुका हूँ. सही है डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन में आपके सामने कर चुका हूँ. अब MCQs के लिए रेडी रहें. The rate of reaction will be called specific rate constant when it does not depend upon the concentration of reactant. MCQs है. The specific rate constant will be equal to the rate of reaction when the coefficient are taken as a 0 or the concentration are taken as a unity. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने एक और चीज़ आ चुका है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के. अब के जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो तो ROR के बराबर है. ROR क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डेल्टा आर, यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय डेल्टा टी पर यूनिट टाइम. तो कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब और यहाँ पर लिखेंगे पर सेकेंड. ओके, तो ये इसका यूनिट है, ये आपके सामने लिखा गया है. सही है जी. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसका क्या मतलब है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इन एक्सेस नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये तो अलग बातें हैं, ये अलग बातें. इसको अभी तक आप छोड़ें, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा. सही है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको बताऊंगा. इसको आप छोड़ें, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको आप छोड़ें. अब आ जाओ आप यहाँ पर. ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है? देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है? ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K और यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ A और यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ B. अब अगर M, यहाँ पर M है, एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे, और यहाँ पर N है. अगर M जो है वो भी 0 के बराबर हुआ और N जो है वो भी 0 के बराबर हुआ, यानी ROR जो था वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था. आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, ROR को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता. ठीक है जी, समझ रहे? यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं? आप कंटिन्यूसली रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर ये जीरो लिया जाए तो ROR विल बी इक्वल टू द K और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर भी जीरो करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर भी जीरो करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ जीरो आता है या ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अभी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जस्ट आप ये अपने साथ नोट करें कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है. कौन सा रिएक्शन होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है. इंशाल्लाह मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको तफसीलन बताऊंगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं. वो भी मेरे पेज पर उसके नोट्स मौजूद हैं. लेकिन अब आप यहाँ पर ये MCQs अपने साथ नोट करें कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ROR इज इक्वल टू K. MCQs ये है. व्हाट इज K? K इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. ठीक है, ये चीज़ अपने साथ नोट करें. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है. क्या होता है जी? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है. सो ROR विल बी इक्वल टू द K फॉर व्हाट ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट विल बी डिफाइंड फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है जी, ये MCQs अपने साथ नोट करें. इंशाल्लाह मेरा जो अगला पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंशाल्लाह हमारा अगला डिस्कशन है. 2 पार्ट्स हो चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आप ऐसे करें, अपनी बुक को रीड दे दें अपनी बुक को. जहाँ कोई आपको कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं. ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़.